हेलो फ्रेंड्स, तो मैथ्स का पेपर है 11 तारीख को। सिर्फ 2 दिन बच चुके हैं। अब सर मैथ्स का डर तो लग रहा है। द वॉर इज ऑन। सो ये पूरा वीडियो है सर, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पढ़ाई क्या करें, 2 दिन में क्या करें और पेपर में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हम लोग नहीं करें। सबसे पहले मैंने एक सांप बना कर रखा है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार अगर हम देखें तो आपको सांप के काटने से आप नहीं मरते हैं जितना आप सांप के डर से मर जाते हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, बच्चों के लिए मैथ्स भी उसी प्रकार का सांप है जिससे आप एक्चुअली आप मैथ्स के पेपर से ज्यादा बस मैथ्स फोबिया से डर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, तो एक बात ध्यान रखना, मैथ्स आपको नहीं मारता, मैथ्स का डर ही आपको खत्म कर देता है। तो सबसे पहले डरिए मत, चिल डाउन, काम डाउन हो जाइए। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिससे हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नाउ द एग्जाम टाइम, अगर अपन बात करें स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और टू बी वेरी फ्रैंक अगर डर लग रहा है तो माउंटेन ड्यू पीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो सर सबसे पहले यार एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर अपन लेके चले सबसे पहले तो यूज द रीडिंग टाइम ऑफ 15 मिनट्स वेरी वाइजली। आपको ध्यान रखिए, आपको पेपर में 3 घंटे नहीं 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तो पहले के 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है उसको बहुत वाइजली यूज कीजिए। सर कैसे यूज करें? देख, सबसे पहले जो 15 मिनट का टाइम है ना, उसमें सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए पूरे क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ई और सेक्शन डी ढंग से पढ़ के देख। अगर तेको लगता है कि सेक्शन डी और ई में जो प्री डिस्क्राइब क्वेश्चन है, जैसे अपन एक मैथ्स मैनिया वाले वीडियो में बताया था कि सेक्शन ई में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कि अपने को पता है कि सेक्शन डी में से एक बात करें तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आएगा, एक मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आएगा, एक अगर हम बात करें तो अपने पास प्रोड्यूसर सरप्लस की केस स्टडी आएगी, तो सर अगर कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। तो अगर सिर्फ सेक्शन डी और सेक्शन ई को पहले 5-7 मिनट फट से क्वेश्चन पढ़ के देख कि क्या ये वही क्वेश्चन है जो मैं करके आया हूं या उसी वैरायटी का क्वेश्चन जो मैं करके आया हूं, तो देखो लगता है कि सेक्शन ई में जो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेक्शन डी में जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एक आधी क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन देखो आते हैं, तो गो एंड हिट द जैकपॉट। आप अपना पेपर सेक्शन डी या सेक्शन ई से ही स्टार्ट करेंगे। सर क्यों स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बात करता हूं, लेकिन पहले अगर ये बात बता दूं कि अगर सेक्शन डी और सेक्शन ई के क्वेश्चन देख के अचानक आपको लगता है यार ये तो थोड़े बाहर से आ गए, अपना ऐसे काम नहीं हो पाएगा, ये थोड़े टफ लग रहे हैं या थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो आप आराम से शिफ्ट हो जाओ सेक्शन ए पे, जहां पे आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज को पढ़ के कम से कम ऐसे दोस्तों 6-7-8 एमसीक्यूज तो ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको उनका ऑप्शन पता होता है, जो थ्योरेटिकल होते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, जैसे कुछ इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल हो गए, कुछ थोड़े बहुत लीनियर प्रोग्रामिंग का 1-2 न्यूमेरिकल हो गए कि आपको पॉइंट पूछ लिया उन्होंने, तो सर कुछ 1-2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए सिंगुलर है, मैट्रिक्स क्या होगा उसके क्वेश्चंस हो गए, तो कम से कम 6 से 7 एमसीक्यू तो उस 15 मिनट में जैकपॉट मार के पहले ही थोड़ा सिंगल डॉट लगा रख ले या साइड में कहीं अपने माइंड में रख ले कि इसका आंसर ये है, पेपर स्टार्ट होते ही वो जैकपॉट पे लिख दूंगा। टू बी वेरी फ्रैंक, तो सर एक स्ट्रेटजी है कि अगर अपन चाहें तो जो पहले के 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें सेक्शन डी और सेक्शन ई को ढंग से पढ़ लें और ट्राई करें कि उसी टाइम के अंदर आपके 6-7 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत इजी होते हैं, जो बहुत ही बोलते ना देखते से ही रीडिंग करने से आ जाते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उन एमसीक्यू को शॉर्ट पेंसिल से थोड़ा डॉट मार्क कर लें ताकि पेपर स्टार्ट होते ही पहले के 1 मिनट में 6 क्वेश्चंस तो पक्के करेंगे, 6 मार्क तो हम पक्के करेंगे। अब सर आपने डी और ई पढ़ने के लिए क्यों बोला और आपकी पेपर की स्ट्रेटजी है, अब अपन आराम से समझते हैं। देख यार, अगर देखो लगता है कि सेक्शन डी और ई के कुछ क्वेश्चन जैकपॉट टाइप की तरह बैठ गए तो डू स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, बिकॉज जब अपन एग्जाम में जाते हैं तो हमारा तो माइंड फ्रेश रहता है, माइंड एक्टिव रहता है और वो इजीली बड़े क्वेश्चंस करने के लिए रेडी होता है। गेटिंग इट? तो जो हमारा इनिशियल टाइम का जो हम बात करें इफिशिएंसी का लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूं जब तेरी इफिशिएंसी अच्छी हो, तब तेरा माइंड काम हो, जब यहाँ पे टर्मोइल थोड़ा कम हो और मैथ्स का डर भी थोड़ा कम हो, तो तू बड़े बड़े क्वेश्चन निपटा दे। अगर मैं बात करूं तो मैं चाहता हूं अगर अपन इवन टाइम वाइज स्ट्रेटजी भी देखें तो मेरी इच्छा है कि पहले 1-1.25 घंटे के अंदर से ना सेक्शन डी और सेक्शन ई पूरा हो जाए। अपन ने टाइम भी अलोकेट करके रखा है। आप ट्राई कीजिएगा पहले 1
से सवा घंटे के अंदर या 1 घंटे 5 या 10 मिनट के अंदर सेक्शन डी और सेक्शन ई हो जाए, मतलब 32 मार्क्स का पेपर तेरा हो जाए। सर इसमें कोई क्वेश्चन छूट गया तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ मत कर, छोटा सा गोला बना पेंसिल से, तो सेक्शन सी को करना शुरू कर दो। सर ऐसे केस में मेरी स्ट्रेटजी ये होगी, जो बच्चे सेक्शन डी या सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं वो आराम से उसमें करें। 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है, कोई लोड लेना नहीं। सबसे पहले अपने आप को पूरे एग्जाम हॉल में बोलते रहना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने एक और बात देखी है बच्चों की, बहुत बार क्या होता है आपको ना पेपर ऑलमोस्ट मैंने लिख के रखा है नीचे, प्रैक्टिकली इसमें स्ट्रेटजी होगी कि आपको बहुत सारा पेपर आता है, लेकिन अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन भी नहीं आते ना तो आपको दिमाग खराब होगा, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है। क्वेश्चन से प्यार करने के लिए नहीं बैठे हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं आ रहा है जाते को छोड़ दिया तो वो बेवफा सनम है जिससे हम भी साथ नहीं निभाएंगे, हमने तुझसे ब्रेकअप कर लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बात करूँ तो उस क्वेश्चन पे दिल नहीं लगाना है, उस क्वेश्चन को दिल पे और दिमाग पे हावी नहीं होने देना है। सर ऐसे ही बीच में क्यों ना 2, 3, 4 क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए, भले 10-15 मार्क का पेपर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उन क्वेश्चन को छोड़ के ऑल इज वेल करके आगे बढ़ जा, क्योंकि तू उस क्वेश्चन पे दिल लगाएगा, तेरा दिमाग वहां पे अटका हुआ होगा, तो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। पेपर में बाय डिफॉल्ट तेरे अंदर एक एंजाइटी, एक टर्मोइल, एक बोलते ना हाथ कांपने वाला एंगल आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ किसी बच्चे को मैथ्स के पेपर में हूँ। तो बिल्कुल टू बी वेरी फ्रेंड, जो क्वेश्चन नहीं आता जब वो करना ही नहीं, हम तेरे को पढ़ने, हम तो करेंगे ही, बात ही करेंगे, ऐसा करके तू आगे निकल जा। कभी कभी लाइफ में चाहे पेपर में मूव ऑन करना सबसे प्यारी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगर अपन बात करें, पहले अगर तुमने 15 मिनट के अंदर वो 5-6 एमसीक्यू मार्क कर लिए हैं तो तुमने 6 मार्क्स को 2 घंटे स्टार्ट होने के पहले कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब अगर अपन सेक्शन वाइज कट ऑफ देख लें तो मेरी इच्छा है कहीं ना कहीं एक बात और ध्यान रखना, मैंने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो एग्जाम के टाइम पे अप्लाई करना है वो बिल्कुल आखिरी में बताएं, तो थोड़ा कंटिन्यूअस रहना, थोड़ा साथ में रहना वीडियो के। लगे कि कुछ काम की बात बताइए तो दोस्तों लाइक कर देना थोड़ा सा, और सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत सारा कल आज और कल के लिए बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात करूं तो पहले सेक्शन ई, देन सेक्शन डी, सेक्शन ई इज केस स्टडीज। तो केस स्टडी को ध्यान देना, मैंने उसके लिए टाइम रखा है कि 3 क्वेश्चन आएंगे, 25 मिनट दिए हैं मैंने प्रॉपर केस स्टडी को समझ के क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। देन सेक्शन डी 5 मार्क के 4 क्वेश्चन को करने के लिए 45 मिनट्स मोर देन एनफ, मतलब पर क्वेश्चन 10-11 मिनट दिए हैं। मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा बताया, कम नहीं बताया है, क्योंकि देख ऑफिशियली तो मेरी इच्छा है कि तेरा पेपर 2 घंटे और 30 मिनट में हो जाए, लेकिन जो मैंने अभी स्ट्रेटजी बनाई है वो 2 घंटे 40 मिनट की बनाई है। अगर आप अपना पूरा पेपर सिस्टमैटिक करते हैं तो 2 घंटे और 40 मिनट में आपका पेपर होना चाहिए। देन अगर बात करें सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क वाले, बहुत टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चन कम टाइम लेंगे, तो उसके लिए मैंने 35 मिनट रखें। सेक्शन बी अपने पास 2 मार्क के 5 क्वेश्चन है, 20 मिनट मोर देन एनफ। सेक्शन ए जो है ना, यहाँ पे आप मार्क्स थोड़ा टाइम कम ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि देखना 20 क्वेश्चन है एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर तेरे 5 से 6 क्वेश्चन तू पहले ही मार्क कर चुका है, जो तेरे को पता नहीं है थ्योरेटिकल आंसर आ ही जाएगा, तो तेरे को बाय डिफॉल्ट 20 क्वेश्चन नहीं करने हैं। तेरे को बाय डिफॉल्ट पहले के जो 5-6 क्वेश्चन जो तूने मार्क आउट कर लिए उस पर तो टाइम लगना ही नहीं, वो तो सिर्फ मार्क लिखना है, सी ए बी जो भी लिखना है, और बाकी 15 क्वेश्चंस करने के लिए मैंने 35 मिनट दिए, तो अगर 30 मिनट में भी कर लेगा तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं बोलूंगा 12 बच्चों को 35 मिनट की जगह इसको 30 मिनट या 25 मिनट में लेके आना, ताकि पेपर आपका 2-2.5 घंटे में खत्म हो पाए। सर ये स्ट्रेटजी है सेक्शन वाइज की, सेक्शन वाइज कैसे पेपर आपका खत्म होगा अगर अपन बात करें तो। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। सबसे पहले कि पहला पॉइंट है, अगर बात करूं ऑल फॉर्मूलास मस्ट बी क्लियरली रिटन। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बात करूं, अगर बहुत बार क्या होता है जब बच्चे मैथ्स के जो बहुत बार धुरंधर बच्चे होते हैं ना, खासकर कुछ बॉयज से बात कर रहा हूं, तो तुम लोग मैथ्स को फास्ट करने के चक्कर में ना बहुत फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन दिखाने में नहीं जाते। अब सामने वाला 4 मार्क या 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है तुझसे, अब अगर तुमने उसको फॉर्मूला नहीं दिखाया क्लियरली, तुमने इंटीग्रेशन कैसा लगाया उसका फॉर्मूला लगाया, अगर तुमने प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लगाया, या मैट्रिक्स में a इनवर्स इज इक्वल टू, अगर बात करूं 1/a इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a नहीं लगाया, तो उसका दिल दुखता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चा मैथ्स में फास्ट करने के चक्कर में मिस आउट कर जाता है, राइटिंग क्लियरली या डिफाइनिंग क्लियरली द फॉर्मूला दैट ही और शी हैज अप्लाइड। अगर आप प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम लगा रहे हो तो आप फट से आंसर लिख देते हो, बहुत बार आप कहते हैं फॉर्मूला लिखते हो, या बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हो या पॉइजन थ्योरम लगा रहे हो, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट शुड बी क्लियरली रिटन।
सो कौन सी यूनिट्स? आंसर की यूनिट्स। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको 100% कॉन्फिडेंट है ना कि आपका आंसर सही है तो विश्वास मानो, पूरा क्वेश्चन खत्म होने का एक आंसर लिख के ऐसा डब्बा बनाओ कि ये हमारा आंसर है। आप एग्जामिनर को साइकोलॉजिकली बताओ कि हमने पूरा सही आंसर लिखा हुआ है, और अगर आपका सही आंसर है तो आप उसको दिखाओ, देख हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो, इवन कॉन्फिडेंट नहीं भी है तो भी आपको आंसर तो ढंग से लिख के आना है, आंसर वाली स्टेटमेंट लिखनी है, और जो भी वो फिगर वाला आंसर आया है। सर यूनिट्स मतलब क्या वो स्क्वायर मीटर में आया है, स्क्वायर सेंटीमीटर में आया है, या जिस भी यूनिट्स में वो आंसर आया, वो आंसर की यूनिट्स तो आपको लिखना पड़ेगी, वरना उसके मार्क्स भी कट जाते हैं। ठीक है, तो वो आंसर की यूनिट्स लिखना मत भूलना, आंसर को क्लियरली स्पेसिफाई करना मत भूलना। पता हो ऐसा क्यों बोलता हूँ? बहुत बार हम टीचर्स को एक मायोपिया होता है। सर टीचर्स मायोपिया मतलब हम इतनी सारी कॉपीज चेक करते हैं, इतनी सारी कॉपीज चेक करते हैं ना, तो बहुत बार हमको ना बहुत सारा लिखने की जगह हमारा एंगल होता है, हम आंसर लिखते हैं कि बच्चे का आंसर क्या है। और बाय डिफॉल्ट अगर बच्चे का आंसर सही आता है ना, तो हम थोड़ा सा टीचर्स लिबर्टी लेके उसको फुल मार्क्स दे देते हैं। बीच में कहीं आपके अगर एक दो स्टेप खराब भी है ना, तो उसके नंबर हम काटना भूल जाते हैं, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन बहुत खुला करना। बच्चे बहुत गुचुर कर रहे हैं यार, एग्जामिनर बोर्ड्स अपनी कॉपीज दे रहा है ना, खुद की कॉपी के पैसे तो नहीं लग रहे ना, तो थोड़ा खुला लिख, एक लाइन छोड़ के लिख, क्योंकि तू जब एक लाइन छोड़ के लिखता है तो तेरे लिए खुद के लिए भी क्लियर होता है क्या स्टेप चल रही, कैसी स्टेप चल रही। बीच में कहीं आंसर कुछ गलत हो गया, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गई, तो एक छोटा सा कट मार, गुचुर मत कर दे पूरा, एक छोटा सा कट मार, उसके नीचे कंटिन्यूअस कर, ताकि तेरे दिमाग की वाइब्रेशन भी गुचुर ना हो, धीरे धीरे आगे बढ़े। पेपर अच्छी खास डीप ब्रीथ लेके बिल्कुल पेपर स्टार्ट करो। थोड़ी बहुत कहते हैं पेपर जाने के पहले कुछ मिंट खा के जाओ, ताकि दिमाग कूल रहे, शांत रहे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो मिंट का इफेक्ट होता है ना, आपके दिमाग को काम रखती है, आपकी एंजाइटी को दूर करती है। टू बी वेरी फ्रैंक, सर क्या ऐसे मिंट खानी चाहिए एग्जाम के पहले? हाँ, एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है, और अदरवाइज मैं तो बोलता कि आप 4-5 मिनट लेके आते एग्जाम हॉल में, वहां पर जाके खाते, ताकि आपका पूरी जो बॉडी है, जो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है बायोलॉजिकल, थकती बॉडी, तो वो थकना कम हो पाए। ठीक है, रफ वर्क मार्जिन बना के साइड में ही करो। अगर मैं बात करूं एक बार, क्योंकि आप रफ वर्क के लिए अलग से कोई अलग पेज मत लो। क्यों? बहुत बार एग्जामिनर को चेक करना था तुम्हें आंसर पे आया कैसे। अब तेरा रफ वर्क करा होता है लास्ट पेज पे या सेकंड लास्ट पेज पे या कहीं और, अब तेरा मेरे को वर्क तो समझ में नहीं आ रहा, तूने आंसर लिख दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तूने आंसर कॉपी करके लिख दिया। तो कुछ मत कर, कॉपी के साइड में एक मार्जिन बना, थोड़ा साइड के वर्क के लिए वहां पर रफ वर्क कर। रफ वर्क भी कर बहुत फास्ट, लेकिन थोड़ा क्लियरली रख, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आपका रफ वर्क के लिए आपको कोई और पेज यूज नहीं करना है, जहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसके साइड में एक मार्जिन होगी, वहीं पे आप रफ वर्क करोगे। सर क्या मार्जिन बनाने में टाइम वेस्ट करें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हर आंसर अगर आपका खत्म हो जाए तो ध्यान रखना, आफ्टर एवरी आंसर आप 3-4 लाइन छोड़ो, क्योंकि कभी रीचेक करने आ रहे हो, कभी वापस से पेपर को चेक करके आ रहे हो और आपको लगता है इस आंसर में ये चीज लिख गई, या इस पार्ट का तो आंसर आपने लिखा ही नहीं, या उन्होंने इस क्वेश्चन के साथ ये भी पूछा हुआ। आप चेक कीजिए बोर्ड्स के अंदर कुछ क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 1, 2, 3, 4, और तेरा कोई पार्ट मिस हो गया। अब तेरे को उसको कैलकुलेट करके लिखना है, तेरे पास तो जगह ही नहीं। अब तू क्या करेगा? मैं उसको फास्ट लिखना बंद करें। देख, टू बी वेरी फ्रैंक, जितना प्रेजेंटेशन खराब करोगे ना, उतना आप एग्जामिनर का मूड खराब कर रहे हो। हम पेपर चेक करने बैठे हैं, आप हमारा मूड खराब कर दोगे, हम आपके मार्क्स खराब कर देंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, तो हमारा मूड कब अच्छा रहेगा? टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत बार बच्चों ने कम भी लिखा होता है, लेकिन लिखा हुआ बड़ा सिस्टमेटिक होता है, तो उनकी कॉपी थोड़ी महकती भी आती है कि हाँ सही। और जो सेक्शन अच्छे से आता है, क्लियरली आता है, जिस राह को मंजिल तक ले जा पाओ, जिस रास्ते को मंजिल तक पहुंचा पाओ, जिस क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचा पाओ, उस क्वेश्चन को पहले करो, ताकि आपका दिमाग भी खुश चल रहे। और जब हम मार्क्स दे रहे हैं आप लोगों को, तो हमारा दिमाग भी खुश रहे कि हाँ भाई आपको मार्क्स मिलने चाहिए। हम वैसे हमारा पॉजिटिव मूड रहता है ना, तो हम बाय डिफॉल्ट कहीं आपके मार्क्स जहाँ पे कटने होते हैं ना, वहां हम काटते भी नहीं, वेरी फेयर, हम मार्क्स दे देते हैं। तो सर स्पेस गैप होनी चाहिए आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 मार्क्स वाले हैं, वो हमेशा नेक्स्ट पेज से शुरू होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, मेरे पास 8 लाइनें बची हुई, क्या मैं इसी पेज से नया क्वेश्चन शुरू करूं? नहीं। बहुत बार आप अगर उसी पेज से नया क्वेश्चन शुरू करते हो तो नया क्वेश्चन दिखता नहीं है और वो क्वेश्चन ऊपर चेक होना ही रह जाता है, या बहुत बार वो अंडरगो हो जाता है, क्योंकि क्या है, आपने आधे पेज से शुरू करा। तो जहां 3 मार्क वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होना चाहिए विद क्लियर हेडिंग, सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10।
तो ये ध्यान रखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अनचेक्ड न रह जाए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन के मार्क्स देना ही भूल जाए, ऐसा कॉमनली होता है। ऐसी गलती हम जब चेक करते हैं तो भी होता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं बीच में यहाँ पे लिख के रखा है कि आज के दिन से लेकर कल तक कम से कम 4 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लो। मैंने इसके पहले बच्चों को बता के रखा था जब मैंने एक वीडियो बनाया था मैथ्स मैनिया का, जिसके मैं दे दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कि कम से कम आप पेपर में जाने के पहले 10-15 सैंपल पर सॉल्व हो जाने चाहिए। बट अब वो टाइम गया, बच्चों का पेपर परसों है। सर हम आज क्या पढ़े? सैंपल पर सॉल्व। सर रात को अगर है सैंपल पर सॉल्व। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो पेपर में आने वाला दर्द और दुविधाएं है, जब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो आपको सब कुछ आ जाता है। जब अचानक एग्जाम में पूरा पेपर उठ के आ रहा है ना, तो आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे। प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, इन्फ्रेंशियल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब रिवाइज, ये सब ना रिकॉल नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप ये रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप कहीं ना कहीं पेपर में मार्क खा जाएगा। इंडिविजुअली हो सकता है आपके टॉपिक्स अच्छे हों, बट अगर मैं बात करूं, आप जब पेपर में जा रहे हो वहां पे बहुत बार आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जब आप 3 या 4 पेपर आज और कल में सॉल्व कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देख इस क्वेश्चन नंबर 21 यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 37 यही रहेगा, सेक्शन में 38 में एलपीबी का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 34 ये आएगा। कहीं ना कहीं तेरे पास एग्जाम मैप माइंड में सेट हो जाएगा, तेरी स्पीड उसके हिसाब से सेट हो जाएगी। घर पे जब पेपर सॉल्व कर रहा है तो खुद को 2.5 घंटे से ऊपर मत दे। 2.5 घंटे के अंदर पेपर पूरा सॉल्व होना चाहिए। अगर पेपर में कुछ छोड़ के आ रहा है, कम सॉल्व कर रहा है, मालूम पड़ा कोई चैप्टर छूटा हुआ है जिसके क्वेश्चन तू नहीं कर पा रहा है, तो फिर तेरे पर 2 घंटे में सॉल्व होना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा घर पे अगर मैं अज्यूम करूं कि अभी तक भी तुमको पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो रहा, 4, 5, 10 मार्क का पेपर छूट जा रहा है इस बात से कि तुमको वो नहीं आता है, तो 2-2.5 घंटे में तेरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। आज और कल शाम तक, कल शाम के 4 बजे तक पेपर के एक दिन पहले। सर क्यों? 4 बजे के बाद अपन अपने बनाएंगे फर्रे। सो फर्रे बने हुए, फर्रे मतलब चीटिंग वाले फर्रे नहीं, ध्यान रखना। फर्रे का मतलब है कि सर इन्फ्रेंशियल के अंदर कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ऐसे वैरायटी होती है। सर डिफरेंशियल की कैसे वर्ड प्रॉब्लम आएगी, एक पॉपुलेशन वाली आएगी, एक बैक्टीरिया ग्रोथ वाली होगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसी बात है। देन हम बात करेंगे इंटीग्रेशन में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, या अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम मिनिमम की कौन कौन सी वैरायटी हो सकती है, या जब अपन बात करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, डेप्रिसिएशन, ग्रोथ, डिके, कंपाउंड का हम पूरे कोर्स को 5 से 6 पन्ने में खुद लिख लेंगे कल शाम के 4 बजे के बाद। तो 4 से लेकर रात के 9-10 बजे तक की जो तुम्हारी पढ़ाई होगी ना, वो ऐसे अपने दिमाग को सेग्रीगेट करने होगी। डिफरेंशियल में ये आएगा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अगर अपन बात करें तो आपका डेप्रिसिएशन, ग्रोथ, डिके, इसमें ऐसा करना है, ये सब आप बनाओगे। मैट्रिसेस में से क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स में से क्या आएगा, ऐसा फर्रा बनाओगे कल 4 से लेकर 9 तक और मेरे साथ शेयर करोगे। अगर ये फर्रे आपके पास नहीं बने हुए हैं तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको वो फर्रे इसके लिंक में बना के दूंगा, लेकिन जब आप डिमांड करेंगे तो ठीक है। सर एमसीक्यू के साथ अगर अपन बात करें तो आपको आंसर के साथ उसका ऑप्शन भी लिखना है। बहुत बच्चे आंसर लिखते हैं 54, वो लिखते नहीं ABCD, तो बहुत चेक नहीं होता है। तो आपको ABCD जो भी उसका पॉइंट है, जो भी उसका मार्क, वो लिखना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है मार्जिन बनाने में। कुछ लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं इधर भी मार्जिन बनाना है, इधर ही मार्जिन बनाना है, तो बहुत बार जो पहले के 15 मिनट होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम टाइम बचाएंगे तो मार्जिन खींचते रहते हैं। पागल हो क्या? बोर्ड को आपके मार्जिन से मतलब नहीं है, बोर्ड को आपके आंसर से मतलब है। और मैथ्स में तो कोई ऐसा भी नहीं कि इतने लाइन का आंसर होना चाहिए। तो मैथ्स में जो आप पेपर फोल्ड करते हो उससे ऑटोमेटिकली एक आर्टिफिशियल मार्जिन बन जाती है, बस वो मार्जिन बहुत है। हाँ, आपकी वर्किंग शुड बी क्लियर होनी चाहिए। डुअल पेन के लिए ऑफिशियली कोई मना नहीं है, लेकिन मैथ्स में डुअल पेन की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप एक पेन से ले जाओ, बॉल पेन यूज करो, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। और अब आते हैं अगर अपन बात करें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कि बहुत बार आपको है ना मैथ्स का 65 मार्क का पेपर तो यूं आ रहा है, आपको जो नहीं आ रहा वो है 15 मार्क का पेपर, और वो जो 15 मार्क का पेपर नहीं आ रहा है ना, वो आपको दर्द दे रहा है। मतलब आपकी माइंडसेट इतना नेगेटिव है कि तू ये नहीं सोच रहा कि मेरे को 65 मार्क्स का पेपर आ रहा है, मैंने कर लिया, ये आई हैव क्रैक्ड, जो मैं पढ़ के गया था वही आया। देखो जो 15 मार्क का, 10 मार्क का नहीं आ रहा है, या थोड़ा बहुत उसका फॉर्मूला लगा नहीं पा रहा है, जिसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होगी, तो उस पर दर्द कर रहा है, ये गलत है।
इसका मतलब आप साइकोलॉजिकली पॉजिटिव चलो, ये सोचो मत कि मेरे को 15 मार्क का नहीं आया या 15 मार्क का मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि देख जैसी साइकोलॉजी युद्ध के पहले, वॉर के पहले आपकी साइकोलॉजी ही डिसाइड करती है कि आप कहां तक पहुंचोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो तेरी साइकोलॉजी पॉजिटिव होनी चाहिए, बॉस आई हैव डन इट, मुझे आ रहा है, मैं सब कुछ कर लूंगा और मैं फोड़ के आऊंगा पेपर। क्योंकि जितने आप पॉजिटिव रहते हो, जितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगी, उतना हल्का रहेगा, उतना आप पे स्ट्रेस का लेवल कम होगा, उतनी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो दोस्त ये 2 दिन के अंदर अपने को अपनी इम्यूनिटी लो नहीं करनी, तबियत खराब नहीं करनी, एंजाइटी के कारण डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, पापा मम्मी को परेशान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, कूल रहना है, जस्ट चिल डू, ऐसा जाकर रहना है, ठीक है ना। केस स्टडी जब आप केस स्टडी से अटेम्प्ट कर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन अटेम्प्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ो। बहुत बार क्या तुम पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ जा रहे हो, और क्योंकि तुम पूरा एक साथ पढ़ गए, दिमाग में तोड़ा नहीं, तो क्वेश्चन टफ लग रहा है। किस्तों में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, पहले की 2 लाइन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, लिख दे, रेट इज इक्वल टू 8%, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करा है, समझो 12 लाख रुपए, तो इतने पे डेप्रिसिएशन के बाद उनको नई मशीन करनी 5 साल बाद, तो 5% ग्रोथ रेट, तो 2-2, 3-3 लाइन में क्वेश्चन को ब्रेक करते करते जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अगर आप धीरे धीरे लिखते जाओगे तो क्वेश्चन बिकम्स इजियर। देखो क्वेश्चन के ना आंसर में पार्ट दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालो, ये कितने साल बाद अमोर्टाइज होगा ये भी बताओ। तो उस पार्ट्स को देखना, धीरे धीरे सॉल्व कर, मतलब तू पूरा क्वेश्चन क्या ना एट ए लार्ज देखता है, और एट ए लार्ज बहुत सारी चीजें उसने दी हुई थी, तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, लिमिट कंफ्यूज। तो क्वेश्चन पढ़ स्लोली, बहुत स्लोली पढ़, बहुत सिस्टमेटिक पढ़, तेरा काम होगा, ठीक है ना। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के तुम लोग डर जाते हो, और लास्ट सांप का डर ही आपको मारता है, सांप नहीं मारता, सांप जहरीला नहीं होता, वैसे ही मैथ्स जहरीला नहीं होता। जो मैथ्स का फोबिया होता है, जब बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ते रहते हो तो अचानक उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो एक बार ध्यान रखना, शिव जी ने जटाओं में गंगा को बांधा था ताकि वो इजीली आ पाए। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे फॉर्मूलेस कंसेप्ट का फ्लो बहुत सारा होता है, लेकिन आपको इन सबको जटा में बांधना है, इसे जटा में बांधना है मतलब एब्सॉर्ब करना है, इनगल्फ करना है। स्ट्रेस के साथ तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला, टू बी वेरी फ्रैंक, एंजाइटी के साथ बिल्कुल नहीं होने वाला। और अगर अभी तक कुछ बच्चों का कुछ कोर्स बचा हुआ है, कुछ बच्चे डरे हुए कि हम क्या करें, कैसे करें, तो अगर तेरे को लगता है ना यार तेरे को इंटीग्रेशन वाला पार्ट और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट छोड़ना, तो छोड़ सर, आज सब बोल रहे हो, अरे बेटा क्यों नहीं बोलूंगा यार, वो एक 15 मार्क का कैलकुलस है जो तेरे पूरे 65 मार्क की कोर्स में भारी पड़ रहा है। तो एक बार ध्यान रख, अगर मेरी तरफ से चाहिए तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर, प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सिर्फ 3 चीजें हैं, पॉइजन, बाइनोमियल और नॉर्मल। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क का है यार, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 12 मार्क का है, प्रोबेबिलिटी 11 मार्क का है, 10 मार्क का है। तो और चैप्टर नंबर 1 वो अपना जो मॉड्यूलो वाला है, ये 4 चैप्टर ही 40-50 मार्क के हो जा रहे हैं यार। कहाँ तू इंटीग्रेशन के मैक्सिमम, मिनिमा, इंटीग्रेशन के बड़े फॉर्मूले में डर रहा है, तो अगर तेरे को लगता है कि वो चीज टफ लग रही नहीं हो पाएगी, छोड़ दे। आज के केस में बोलूंगा मत टेंशन कर, जो होगा सो होगा, अपन देख लेंगे। एक मैक्सिमम मिनिमा अच्छे से कर लेना कि उसका 5 नंबर क्वेश्चन आता है। बाकी अगर तेरे को लगता है नहीं हो पा रहा, तो उसमें से बता दूं, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस और एमआरएमसी, बाकी सब छोड़ दे। 4-5 मार्क का दावा भी तो लगाए, कोई चिंता की बात तो ना है। इसका मतलब मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ो कम, मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट पढ़ो, बिना डर के जाओ, क्योंकि देख आधा गेम तो आप तभी जीत जाते हो जब आपके अंदर हाई लेवल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स दौड़ती रहती है। सो इसी के साथ दोस्तों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करके आना, फोड़ के आना, और विश्वास मानिए हमेशा 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 आपके साथ, आपकी कर्मा भी आपके साथ में है, देयर इज सम नेचुरल पावर विद यू, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ एंड नाइस करियर अहेड।